तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर पहली शताब्दी ईसा पूर्व के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से में यूनानियों का शासन था। परंतु यूनानियों और भारतीयों के बीच इस मेलजोल की कहानी अति पुरानी है। यदि हम अपने ऐतिहासिक स्रोतों को देखें तो हमें यह पता लगता है कि भारत के संपर्क में आने वाले सबसे पहले यूनानी आयोनियन कहलाए जाते थे। हमें बताया जाता है कि जब हकामनी सम्राट डेरियस प्रथम ने सिंधु घाटी का क्षेत्र जीता, तब उन्होंने स्काइलेक्स नामक एक यूनानी से सिंधु नदी के मार्ग का पता लगाने को कहा। तो इस प्रकार हकामनी साम्राज्य के कारण ही भारत का यवनों से संपर्क हुआ। और यदि हम प्राचीन भारतीय स्रोतों को देखें तो वहां ग्रीक्स के लिए यवन शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह शब्द यवन प्राचीन फारसी के यौन शब्द से आया है और प्राचीन फारसी का यह शब्द यौन आयोनिया से आया है। आयोनिया आज का तुर्की का क्षेत्र है और प्राचीन समय में यहां आयोनियन ग्रीक्स रहा करते थे। जब हकामनी साम्राज्य अपनी चरम पे था तो यह आयोनिया का क्षेत्र हकामनियों के अधीन था और इसी क्षेत्र के नाम के कारण हकामनी ग्रीक्स को यौन कहते थे। तो इसी यौन शब्द से भारतीय स्रोतों का यवन शब्द आया है। अब यदि हम सिकंदर के काल की बात करें तो हकामनी साम्राज्य को नष्ट करने वाला सिकंदर ही था और उसने अपने साम्राज्य के विभिन्न भागों में कई नगरों की स्थापना करी थी। यदि हम भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ भी कुछ ऐसे नगर थे जिन्हें सिकंदर ने बसाया था। इन यूनानी नगरों में यूनानियों की एक बड़ी संख्या निवास करती थी। जब ये क्षेत्र मौर्यों के नियंत्रण में आए तब भी यूनानी भाषा इन क्षेत्रों में लोकप्रिय बनी रही। यह इस तथ्य से देखा जा सकता है कि उत्तर पश्चिम में कई अशोककालीन शिलालेख हमें मिले हैं जहां यूनानी भाषा का प्रयोग किया गया है। हमारे पास कुछ ऐसे भी प्रमाण हैं जिससे यह प्रतीत होता है कि अशोक ने अपने राज्यकाल में एक यूनानी राज्यपाल को नियुक्त किया था। जूनागढ़ में रुद्रदामन के अभिलेख से हमें पता लगता है कि अशोक ने इस क्षेत्र में तुशस्प नामक एक राज्यपाल को नियुक्त किया था। इस अभिलेख में तुशस्प को यवनराज बताया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि यह तुशस्प ग्रीक या यवन था। अशोक की मृत्यु के पश्चात हम देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में मौर्यों का नियंत्रण कमजोर हो गया था। बैक्ट्रिया के इंडो ग्रीक शासकों ने इस स्थिति का लाभ उठाया और शीघ्र ही अधिकांश उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में उनका नियंत्रण हो गया। प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा मेनांडर या मिलिंद के शासनकाल के दौरान उत्तर भारत के एक बड़े भूभाग पर यवनों का शासन स्थापित हो गया था। इस जीत ने यह भी सुनिश्चित किया कि भारतीयों और यूनानियों के बीच अधिक मेलजोल बढ़े और यूनानियों की इस उपस्थिति के कारण हम देखते हैं कि इस समय जो ग्रंथ लिखे जा रहे थे उनमें यूनानियों या यवनों का वर्णन आया है और इन ग्रंथों में इन यवनों का क्या सामाजिक दर्जा होना चाहिए इस पर भी बात की गई है और हमें विभिन्न विभिन्न मत इन ग्रंथों में पढ़ने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए गौतम धर्म सूत्र में यवनों को क्षत्रिय पुरुष और शूद्र महिलाओं की संतान बताया गया है। वहीं पतंजलि अपने महाभाष्य में यवनों को अनवसित शूद्र कहते हैं, जिसका अर्थ हुआ शुद्ध शूद्र। वहीं मनुस्मृति में मनु के अनुसार यवन पतित क्षत्रिय हैं। तो इन विभिन्न मतभेदों से हम यह देख सकते हैं कि यवनों का भारतीय समाज में क्या सामाजिक दर्जा होना चाहिए, इस पर मतभेद था। वहीं यदि हम बौद्ध ग्रंथों की बात करें तो मध्यम निकाय में हमें बताया जाता है कि यवन देश में केवल दो ही वर्ण हैं, पहला आर्य और दूसरा दास। भारत में रहने वाले इन यूनानियों की संस्कृति की बात करें तो हम देखते हैं कि जब इंडो ग्रीक शासन अपनी चरम पर था तो वह अपनी विशिष्ट संस्कृति को बरकरार रखने में सफल रहे थे और कई इतिहासकारों का यह मानना है कि भारत में जो इंडो ग्रीक शासित क्षेत्र थे
वहाँ जो यूनानी रहते थे वह सैन्य बस्तियों में रहते थे और इन क्षेत्रों में भारतीय भी रहते थे और भारतीय अपने रीति रिवाज और जातिगत परंपराएं निभाते थे और वहीं जो यूनानी थे उनकी विशिष्ट संस्कृति थी। इंडो ग्रीक शासकों द्वारा अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने का प्रयास हम उनके सिक्कों में देख सकते हैं। इन सिक्कों पर आप विभिन्न यूनानी देवी देवताओं का चित्रण भली भांति देख सकते हैं। तक्षशिला नगर की यदि हम बात करें तो इंडो ग्रीक काल में यह नगर एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र था यवनों का। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में तक्षशिला में एक नया नगर बनाया गया जो यूनानी ग्रिड पद्धति पर आधारित था। तक्षशिला और तक्षशिला के आसपास के क्षेत्र में यूनानी और यूनानी भाषा का कितना प्रभाव था वह हम एक ग्रीक यात्री जिसका नाम अपोलोनियस था जो कि आज के टर्की से चला था उसके लेखन में देख सकते हैं। अपोलोनियस के अनुसार काबुल घाटी से लेके तक्षशिला तक की यात्रा में उसने केवल ग्रीक भाषा का ही प्रयोग किया और इस प्रयोग में उसे किसी भी प्रकार की कठिनाई अपनी बात दूसरों को बताने में नहीं आई। यूनानियों की संस्कृति के प्रभाव से यह कहना उचित नहीं होगा कि यूनानियों पर भारतीय संस्कृति का प्रयोग नहीं पड़ा। हम देखते हैं कि इस काल में कई ऐसे यूनानी शासक थे जो कि बौद्ध धर्म के प्रभाव में आए और इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम मिलिंद या मेनांडर का आता है। भारत के इन यूनानियों ने केवल बौद्ध धर्म ही नहीं अपनाया। सांची के निकट विदिशा में एक स्तंभ है जिसे एक यूनानी राजदूत ने स्थापित किया था। यह राजदूत इंडो ग्रीक राजा एंटियालकीदास द्वारा काशीपुत्र भागभद्र नामक राजा के दरबार में भेजा गया था। इस राजदूत का नाम हेलियोडोरस था और अपने द्वारा स्थापित स्तंभ पर वह हमें बताता है कि देवों के देव वासुदेव का यह गरुड़ ध्वज यहाँ विदिशा में भागवत हेलियोडोरस द्वारा स्थापित किया गया है जो डियोन के पुत्र और तक्षशिला के निवासी थे। वे यवन दूत के रूप में महाराज अंतलिखित एंटियालकीदास की ओर से राजा काशीपुत्र भागभद्र के राज्य में उनके शासन के 14वें वर्ष में आए थे। इस स्तंभ पर एक दूसरा शिलालेख भी है जो महाभारत के एक श्लोक का पाठ करता है। अमृता के 3 पद जिनका यदि ढंग से पालन किया जाए तो वे स्वर्ग की ओर ले जाते हैं: आत्मसंयम, उदारता और सतर्कता। यद्यपि हम प्रमाणों के अभाव के कारण हेलियोडोरस के इस राजनयिक मिशन के बारे में अधिक कुछ नहीं कह सकते, परंतु यह कहना तो उचित होगा कि इन यूनानियों के भारतीयकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस प्रक्रिया का प्रमाण हमें केवल विदिशा में नहीं मिलता अपितु ऐसे कई प्राचीन स्मारकों में मिलता है जहां यवनों से संबंधित अभिलेख एवं मूर्तियां हमें प्राप्त हुई हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में इंडो ग्रीक शासन का जो यह इतिहास था उसका अंत लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत तक हो चुका था और इंडो ग्रीक शासन को अंत करने का मुख्य श्रेय इंडो सीथियंस या शकों को जाता है। यह इंडो ग्रीक्स अपनी विशिष्ट यूनानी संस्कृति को बचाए रखने में तब तक सफल रहे जब तक उनके पास राजनीतिक शक्ति थी और जब यह राजनीतिक शक्ति उनके हाथ से चली गई तो वह भारत की विशालता में विलीन हो गए। अब यदि आपको जानना है इंडो ग्रीक इतिहास के बारे में तो कृपया करके यह वीडियो देखें जिसमें मैंने मौर्य काल से लेकर मेनांडर के काल तक इंडो ग्रीक इतिहास के बारे में बात की है। यदि आपको यह चैनल अच्छा लगा तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।